सुपर प्राइम टाइम प्रेजेंटेड बाय ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष में स्वागत है आपका। वक्त हो गया है देखने का सुपर प्राइम टाइम। सुपर प्राइम टाइम यानी देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें अगले 1 घंटे तक लगातार मेरे साथ। तो आइए करते हैं शुरुआत। अफगानिस्तान से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है। खबर अमेरिकी सेना के एक्शन से जुड़ी है। अफगान मीडिया के मुताबिक कांधार एयरपोर्ट के पास अमेरिका ने जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। इस हमले में कई तालिबानियों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है, मगर हैरानी इस बात की है कि क्या अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ एक्शन लेने में देर कर दी? क्या तालिबान को कंट्रोल करने में सुपर पावर ने देर कर दी? सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान के 22 प्रांत पर तालिबान का कब्जा हो चुका है, जिनमें कांधार भी शामिल है। बस तालिबान को इंतजार है काबुल पर फतेह का, और जिस तरह से तालिबान आगे बढ़ रहा है उसे देखकर यह आशंका बढ़ रही है कि जल्द ही तालिबानी ब्रिगेड काबुल के कवच को भी तोड़ देगी। आखिर 24 घंटे के बाद क्या होगा अफगान युद्ध का आखिरी अंजाम? क्या बदल जाएगा पठान लैंड का निजाम? आप खुद देखिए। 24 घंटे, सिर्फ इतना ही वक्त बचा है अफगानिस्तानी सरकार के पास, क्योंकि इन्हीं 24 घंटों के भीतर अफगान जंग अपने आखिरी अंजाम तक पहुंच जाएगी। इन्हीं 24 घंटों के भीतर अफगानिस्तान में सब कुछ बदल जाएगा। इन्हीं 24 घंटों के भीतर एक आतंकी संगठन पूरे मुल्क पर अपनी हुकूमत कायम कर लेगा। तालिबानी आतंकियों का एक काफिला अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर है। हथियारों से लैस ये आतंकी किसी भी वक्त काबुल पर चढ़ाई कर सकते हैं। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, ठीक उसी तरह अफगानिस्तान भी प्रेसिडेंट अशरफ गनी के हाथ से रेत की तरह फिसलता जा रहा है और तालिबान का पठान लैंड पर शिकंजा कसता जा रहा है। उसकी पकड़ मजबूत होती जा रही है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि अमेरिका और रूस जैसे सुपर पावर मुल्क देखते रह गए और तालिबान ने चंद दिनों के भीतर ही न सिर्फ अफगान की सेना को धूल चटाई, बल्कि अब तो पूरे अफगानिस्तान में उसकी बादशाहत होने वाली है। क्योंकि अफगानिस्तान में कुल 34 प्रांत हैं, जिनमें से 22 प्रांतों पर तालिबान पूरी तरह से कब्जा कर चुका है। आखिर अफगानिस्तान के किन किन राज्यों पर लहरा रहा है तालिबानी झंडा, वो भी जान लीजिए। बदख्शां, बगलान, गजनी, कंधार, हेलमंद, निम्रूज, फराह, हिरात, घोरन, बड़गिस, सारेपुर, जोजान, समांगन, कुंदूज, तखत, जाबर, उरुजगान, लोगार, गदरेस, बख्तियार, पंजशीर और परवान। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अगले 24 घंटे में माना जा रहा है कि अफगानिस्तान के बाकी प्रांतों पर भी तालिबान कब्जा कर लेगा, और इस कड़ी में सबसे बड़ा नाम है काबुल का, क्योंकि काबुल से चंद किलोमीटर दूर तालिबान के ब्रिगेड अगर सीना ताने खड़ी तो उसकी वजह है मैदान शहर पर कब्जा करना। जी हां, अफगान लैंड से जो ताजा इनपुट आया है उसके मुताबिक मैदान शहर और काबुल के बीच की दूरी सिर्फ 30 किलोमीटर है। तालिबानी लड़ाकों ने मैदान शहर को अपने कब्जे में लिया है। मैदान शहर में मौजूद अफगानी सेना के ठिकानों को तबाह किया। मैदान शहर को राजधानी काबुल का गेटवे भी कहा जाता है। अफगानी आवाम खून के आंसू रो रही है। प्रेसिडेंट अशरफ गनी की हवाइयां उड़ी हुई हैं, क्योंकि जिस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान का दबदबा बढ़ रहा है, उससे एक बात तो साफ है कि अब दुनिया की कोई भी ताकत तालिबान को काबुल पर कब्जा करने से नहीं रोक सकती। अगले 24 घंटे काबुल पर बहुत भारी है, क्योंकि तालिबान की भयंकर तैयारी है। हालांकि अमेरिका भी दुनिया को दिखाने के लिए तालिबान के खिलाफ हुंकार भर रहा है। खबर तो ये भी सामने आई है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में 3000 सैनिकों को भेजा है। उसके बॉम्बर तालिबान के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। मगर सच तो ये है कि अमेरिका तालिबान में फंसे 1400 अमरीकियों को बाहर निकालने के लिए इतनी जद्दोजहद कर रहा है। उसका लेना देना न अफगानिस्तान से और न ही तालिबान से। तालिबान के खिलाफ अमेरिका के इस रुख की कीमत अफगानिस्तान को चुकानी पड़ी। प्रेसिडेंट अशरफ गनी को ये आस थी कि तालिबान के खिलाफ सुपर पावर उसका साथ देगा, युद्ध के लिए हथियार देगा, सैन्य मदद करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और धीरे धीरे तालिबान अफगानिस्तान के प्रांतों को अपने अधीन करता रहा है। वैसे तो अशरफ गनी की सरकार चंद घंटों की मेहमान है, मगर प्रेसिडेंट गनी ने अपने अवाम के सामने आकर यह ऐलान किया कि वो आखिरी सांस तक जंग लड़ेंगे। भले ही अशरफ गनी तालिबान से लोहा लेने की बात कर रहे हैं,
लेकिन आशंका तो इस बात की जताई जा रही कि प्रेसिडेंट अशरफ गनी जंग लड़ने के बजाय भागने की तैयारी में है और जल्द ही वो पूरे परिवार के साथ अफगानिस्तान छोड़ सकते हैं। और इसके लिए अशरफ गनी ने एक खास चौपर भी मंगा लिया है। खबरों की माने तो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति पूरे परिवार के साथ अमेरिका में शिफ्ट हो सकते हैं। मतलब साफ है कि अब जल्द ही अफगानिस्तान पर तालिबान का राज होगा। काबुल फतह के साथ ही अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार होगी, तालिबानी आतंकियों की हुकूमत चलेगी। आखिर तालिबान के वो कौन से चेहरे हैं जिनके हाथ में कमान होगी, ये भी जान लीजिए। मुल्ला बरदार तालिबान की हुकूमत में अफगानिस्तान का अगला राष्ट्रपति होगा। हैबतुल्लाह अख्तून जादा को पठानलैंड का प्रधानमंत्री घोषित किया जा सकता है। मुल्ला मोहम्मद याकूब को तालिबान उपराष्ट्रपति बना सकता है। सिराजुद्दीन हक्कानी को अफगानिस्तान का वित्त मंत्री बनाया जा सकता है। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन को विदेश मंत्रालय का जिम्मा दिया जा सकता है। एक बात साफ कर दें कि ये तभी मुमकिन है जब तालिबान का अफगानिस्तान पर पूरी तरह से कब्जा हो जाएगा। और इस कैबिनेट की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि तालिबान ने अफगानिस्तान के 22 प्रांतों पर कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान के कई बड़े शहरों पर तालिबान का टोटल कंट्रोल है और जिस तेजी से तालिबान आगे बढ़ रहा है उससे ये लगने लगा है कि काबुल फतह का ऐलान कभी भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के साथ ही पाकिस्तान की मंशा भी पूरी हो जाएगी। पाकिस्तान ने तालिबान को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए अपनी सेना, खुफिया एजेंसी और आतंकियों तक को लगाया हुआ है। हथियार और गोला बारूद पर काफी ज्यादा खर्च किया जा चुका है। खुद पाकिस्तान के एक नेता ने खुलासा किया है कि तालिबान की कामयाबी से सेना के तमाम जनरल बेहद खुश हैं। बाजवा रिमोट से जिस जंग को कंट्रोल कर रहे हैं उसमें जीत मिलने पर उन्हें बेहद खुशी हो रही है। आखिर क्या है पाकिस्तानी आर्मी के जनरल्स की खुशी की वजह, आपको आइए दिखाते हैं। अफगान में कत्लेआम, खुश टेरर आर्मी का निजाम, बाजवा की पूरी होगी मुराद, तालिबान करेगा काबुल बर्बाद। पाकिस्तानी नेता का इंटरव्यू, बाजवा ने कैसे रचा चक्रव्यूह। इस भयंकर गोलीबारी से क्या किसी को सुकून मिल सकता है? कत्लेआम से क्या किसी को खुशी मिल सकती है? अफगानियों के आंसुओं से क्या किसी के चेहरे पर मुस्कान आ सकती है? आप कहेंगे नामुमकिन, लेकिन एक आदमी है जो मन ही मन हंस रहा है, खुश हो रहा है। उसका नाम है कमर जावेद बाजवा। राजधानी काबुल के करीब तालिबानियों के पहुंचते ही बाजवा का दिल गदगद हो गया। अफगानिस्तान के लिए सबसे मनहूस घड़ी जैसे ही आई, बाजवा वैसे ही खुश हुआ जैसे किसी फिल्म की हैप्पी एंडिंग से हम और आप होते। बाजवा के मन में क्या चल रहा है, इसका खुलासा खुद पाकिस्तान के एक नेता ने किया। पाकिस्तान की काली करतूतों से खुद एक पाकिस्तानी ने पर्दा उठाया। फिर साबित हो गया कि अफगानिस्तान की जिस जंग ने दुनिया को झकझोरा है उसका रिमोट तो बाजवा के हाथों में है। फिर ये साबित हुआ है कि तालिबानियों के हाथों में मौजूद ये हथियार मेड इन पाकिस्तान है। इन हथियारों से निकलने वाली गोलियां भी बाजवा की टेरर कंपनी के गोदाम की। पाकिस्तान के एक पूर्व सांसद अफरासियाब खटक ने एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बेनकाब किया है। उन्होंने कहा है तालिबान की जीत से पाकिस्तानी जनरल खुश है। तालिबानियों के हाथ पर मेड इन पाकिस्तान लिखा है। अफगानिस्तान को लेकर नीति पाकिस्तानी सेना बना रही। खटक अवामी नेशनल पार्टी के नेता है। इन दिनों लगातार अफगानिस्तान पर ट्वीट और रिट्वीट कर रहे हैं। तालिबान के पास जो हथियार और गोला बारूद है उन पर मेड इन पाकिस्तान लिखा है। तालिबानी लड़ाके पूरी तरह से पाकिस्तान से मिलने वाली ट्रेनिंग, सप्लाई और शरण पर निर्भर है। अफगान सेना इन दिनों बिना किसी विदेशी मदद के लड़ रही है, जैसा कि पहले कभी नहीं देखा गया। इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ एक और सबूत मिला है। शुक्रवार को अफगान सेना के ऑपरेशन में 385 तालिबानी मारे गए। अफगान सेना के मुताबिक मारे गए आतंकियों में 30 पाकिस्तानी थे। अफगान सेना को पाकिस्तानी सेना के अफसरों के आई कार्ड मिले थे। पाकिस्तान लगातार अपना पाप छिपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तालिबान को लेकर पाकिस्तान का दखल इस कदर है कि अब दुनिया में छिपना मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान के लोग न्यूज से अफगानिस्तान के बारे में जानकारी ले रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI दिन रात हर छोटी से छोटी जानकारी ले रही। पाकिस्तान के पूर्व सांसद के मुताबिक जंग भले ही अफगानिस्तान में हो रही, लेकिन पाकिस्तानी फौज के जनरल्स इन दिनों बेहद ज्यादा बिजी।
वजह पांचवा है, जिन्होंने अफगानिस्तान को लेकर सभी जनरल्स को ड्यूटी सौंप दी। तालिबान अगर इतना ताकतवर साबित हो रहा है तो उसकी बड़ी वजह पाकिस्तानी हथियार, आतंकी और फौज की प्लानिंग है। तालिबानियों के हाथों में पाकिस्तानी गन और अफगानिस्तान के लोगों के पास पाकिस्तान भागकर जान बचाने का रास्ता, लेकिन पाकिस्तान ने बॉर्डर बंद कर दिए। अब तालिबानियों की गोली से बचने वालों पर पाकिस्तान की फौज गोली चला रही। दोनों देशों के चमन बॉर्डर पर अफगानिस्तान के भूखे प्यासे लोगों पर पाकिस्तान की सेना ने गोलियां चलाई। चमन बॉर्डर पर तालिबानियों का कब्जा है। पाकिस्तान से अफगानिस्तान लौट रहे लोग पाकिस्तान में ही फंस गए। भयंकर गर्मी के बीच एक बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग की मौत के बाद लोग भड़क गए, प्रदर्शन होने लगे। इसी बीच पाकिस्तान की सेना ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। चमन स्पिन बोर्डर बॉर्डर सील होने के बाद अफगानिस्तान के लोगों के पास पाकिस्तान भागने का रास्ता भी बंद हो गया है। अफगानिस्तान के लोगों के लिए रास्ता भले ही बंद है, लेकिन जिहादियों का रास्ता खुला है। लंदन से ब्रिटेन के जिहादी तालिबानियों के साथ लड़ने के लिए अफगानिस्तान पहुंच रहे हैं। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी को फोन इंटरसेप्ट से जानकारी मिली। तालिबान में मौजूद आतंकी ब्रिटिश लहजे में बोलते सुने गए। लंदन से कट्टरपंथी युवा पाकिस्तान जैसे देशों से अफगानिस्तान पहुंच रहे हैं। माना जाता है कि ब्रिटिश जिहादियों ने तालिबान तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान का रूट चुना है। लंदन में मौजूद सुरक्षा अधिकारी अब और ज्यादा फोन कॉल्स को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बातचीत के लहजे से इतना जरूर पता चला है कि तालिबानियों के साथ मौजूद ब्रिटिश लोग लंदन के रहने वाले हो सकते हैं। इस बीच दुनिया भर में तालिबान की मदद करने वाले पाकिस्तान पर बैन लगाने की मांग जोर पकड़ चुकी है। ट्विटर पर #सैंक्शन पाकिस्तान लगातार ट्वीट हो रहा है। 8 लाख से ज्यादा लोग इस पर ट्वीट कर चुके हैं। पाकिस्तान इसके लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा रहा है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ ने कहा कि देश के खिलाफ भारत से सूचना युद्ध चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। देश आजादी की 75वीं सालगिरह मनाने जा रहा है, इसलिए ऐतिहासिक जश्न की तैयारियां हैं। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। देश और दुनिया की नजर प्रधानमंत्री के भाषण पर होगी, इसलिए पूरे प्रोटोकॉल के साथ कई बार रिहर्सल हो चुकी है। यूं तो ये हर स्वतंत्रता दिवस से पहले होता है, लेकिन इस बार हर इंतजाम एक नए लेवल पर किया गया है। फुल प्रूफ सिक्योरिटी है। बिना इजाजत लाल किले और आसपास परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, और ऐसी ही तैयारी पूरे देश में है, क्योंकि जश्न में नापाक साजिशों का जहर घोलने का अलर्ट भी है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। देश आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है, इसलिए तैयारी भी ऐतिहासिक हुई है। हिंदुस्तान तिरंगे के रंग में रंगा है, लेकिन देश के दुश्मन इस जश्न में खलल डालने के सारे मंसूबे पाले बैठे हैं। जैश और लश्कर के आतंकी आखिरी वक्त तक खूनी साजिश को अंजाम देने की फिराक में हैं, ताकि आजादी का जश्न फीका पड़ जाए, अफरा तफरी और अराजकता का माहौल बन जाए। हालांकि हिंदुस्तान के प्रहरी ऐसा नहीं होने देंगे, हर साजिश को नाकाम कर देंगे, और ऐसा ही उन्होंने जम्मू कश्मीर में भी किया है। स्वतंत्रता दिवस के ठीक पहले जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जैश के मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए चारों आतंकी ड्रोन से गिराए गए हथियारों को जुटाने और उन्हें घाटी में एक्टिव जैश के आतंकियों तक पहुंचाने की फिराक में थे। साथ ही आजादी के दिन मोटरसाइकिल में IED लगाकर हमला करने की साजिश भी थी। ये देश के दूसरे शहरों में भी टारगेट की रेकी कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से साजिश नाकाम हो गई। आतंकियों के ऐसे ही मंसूबों को नाकाम करने के लिए देश भर में चप्पे चप्पे पर पुख्ता सुरक्षा बंदोबस्त है और लाल किले को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है। ये तस्वीरें लाल किले पर हुई फुल ड्रेस रिहर्सल की हैं,
जिसमें स्वतंत्रता दिवस समारोह से जुड़ी हर छोटी बड़ी तैयारियों को फाइनल तौर पर परखा गया। उन्हीं में शामिल हैं ये पेंटिंग्स। महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल और शहीद आजम भगत सिंह की ये पेंटिंग जहां बनी है, वो संबोधन देते वक्त प्रधानमंत्री के ठीक सामने होंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये तस्वीरें किस चीज पर बनाई गई? ये है विशालकाय कंटेनर। ये विशालकाय कंटेनर हैं जिन्हें पहली बार लाल किले पर लगाया गया है। ये कंटेनर लाल किले की नई सुरक्षा दीवार है, क्योंकि इस बार खतरा बड़ा है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक खालिस्तान समर्थक पुलिस की वर्दी में किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं, लाल किले में घुस सकते हैं। खालिस्तानी आतंकी संगठन किसानों को बरगलाकर फिर उपद्रव की साजिश कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक लश्कर के 6 आतंकी घुसपैठ के लिए तैयार हैं। जैश ए मोहम्मद भी दिल्ली में आईईडी ब्लास्ट की साजिश रच रहा है। आतंकी संगठन दिल्ली को ड्रोन से टारगेट करने की नापाक कोशिश भी कर सकते हैं। इन तमाम खबरों को देखते हुए लाल किले की सुरक्षा को अभेद्य बना दिया गया है। जमीन से लेकर आसमान तक पुख्ता इंतजामात हैं। 7 लेयर सिक्योरिटी, 35,000 से भी ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। गेट नंबर 1 को बड़े बड़े कंटेनर से ब्लॉक कर दिया गया है। लाल किले के अंदर 4 एंट्री ड्रोन सिस्टम लगाए गए हैं। लाल किले के आसपास करीब 2 दर्जन पॉइंट्स पर एनएसजी की टीम और चांदनी चौक के करीब 300 रूफटॉप स्नाइपर्स तैनात रहेंगे। आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी से पैनी नजर रखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे, लेकिन इस संबोधन के साथ साथ ही आतंकी अलर्ट भी इस बार जारी किया गया है, जिसको ध्यान में रखते हुए लाल किले के आसपास सुरक्षा और भी बढ़ा दी गई है। हर गाड़ियों पर पैनी नजर रखी जा रही है, ताकि कोई भी गड़बड़ी करने की अगर कोशिश करता है तो तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। न सिर्फ लाल किला बल्कि पूरी दिल्ली में सुरक्षा कवच को मजबूत किया गया है। 15 अगस्त के चलते अपार्ट फ्रॉम जो रेगुलर पुलिस डिप्लॉयमेंट होती है, उसके अलावा जोरों से जो है टेनेंट वेरिफिकेशन, सर्वेंट वेरिफिकेशन, साइबर कैफेज को चेक किया जा रहा है, कॉल सेंटर्स को चेक किया जाए, सेकंड हैंड कार डीलर्स जो कि ये वो मोड्स हैं जिनको यूज़ कर सकते हैं जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं। ऐसे में हमारे रिपोर्टर्स ने दिल्ली की सुरक्षा का जायजा भी लिया। राजधानी के सबसे बड़े इंटर स्टेट बस टर्मिनल पहुंचे। वहां कैसी सुरक्षा व्यवस्था थी, आप खुद देखिए। आतंकी संगठनों की तरफ से लगातार धमकियां दी जा रही हैं। लगातार खालिस्तानी आतंकी संगठन किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में लगे हैं। वहीं लश्कर और जैश के आतंकी दिल्ली में घुसपैठ की फिराक में लगे हैं। उन तमाम चीज़ों को देखते हुए दिल्ली के बस अड्डे पर देखिए किस तरीके से ये कश्मीरी गेट बस अड्डा है, और उस पर किस तरीके से जो भी यात्री आ रहे हैं उन सभी को प्रॉपर चेक किया जा रहा है दिल्ली पुलिस कर्मियों के द्वारा, और उनको चेक करने के बाद ही आगे जाने की इजाज़त उनको दी जा रही है। राजधानी दिल्ली में एंट्री करने वाली हर गाड़ी की तलाशी हो रही है। हर शख्स की पहचान पुख्ता की जा रही है। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बल अलर्ट है, क्योंकि आतंकी हमले का अलर्ट जारी है। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक जैश और लश्कर के आतंकी बड़े हमले की फिराक में, लेकिन ये साजिश हर बार की तरह एक बार फिर नाकाम होगी। ब्रजेश तिवारी के साथ जितेंद्र शर्मा, दिल्ली, TV9 भारतवर्ष। कोरोना संकट के सामने आने के बाद वैश्विक राजनीति भी बदली है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के खिलाफ जिस चीन और रूस जैसी बड़ी ताकतों ने एकजुटता दिखाई है, उससे महाशक्तियों का ध्रुवीकरण हो गया और अब दुश्मनी की एक खाई और गहरी हो रही है। कम्युनिस्ट सोच वाले 2 मुल्क अब सुपर पावर के लिए टेंशन बन गए हैं, क्योंकि मॉस्को और बीजिंग के बीच मिलिट्री पार्टनरशिप मजबूत हो रही है। लेकिन खबर सिर्फ इतनी नहीं है। चीन और रूस को अमेरिका से भी ज्यादा डर इस वक्त तालिबान से है, और इसकी वजह क्या है, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। Vehicle mounted howitzer, self-propelled rocket launcher, HQ-17 air defense system, field armed assault vehicle। ये जंगी साजो सामान लेकर चीन और रूस की सेना सुपर पावर को वॉर ट्रेलर दिखा रही है। जिनपिंग ब्रिगेड के साथ पुतिन आर्मी की तैयारी सुपर पावर को विचलित कर रही है। 9 से 13 अगस्त तक रैपिड इंटरेक्शन 2021 के नाम से
रूस और चीन ने निंगशिया में युद्ध अभ्यास किया, लेकिन वॉर का अलार्म बजा 9,500 किलोमीटर दूर वॉशिंगटन में। 4 दिनों तक 4 फेज में हुई इस वॉर ड्रिल में एयरफोर्स ने भी हिस्सा लिया, लेकिन अमेरिका की नींद विनाशक हथियारों ने नहीं, बल्कि एक तस्वीर ने उड़ाई। ये देखिए, चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंगी के साथ रूस के रक्षा मंत्री सर्जेई शोइगु की केमिस्ट्री बता रही कि अमेरिका के दो दुश्मन अब पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर वॉशिंगटन को काउंटर करने में जुट गए हैं। जिनपिंग ने इस वॉर ड्रिल को सफल बनाने का जिम्मा पीएलए के टॉप कमांडर लियू शिएवू को दिया था और इस वॉर ड्रिल में J-16 फाइटर बॉम्बर्स और किलर ड्रोन को इस्तेमाल करने के पीछे दिमाग लियू का ही था। यानी कि जो रूस और चीन की तरफ से सोचा गया था वही हुआ और इस वॉर ड्रिल से अमेरिका चिंता में है। दरअसल कोरोना के कहर से पुतिन का मुल्क भी कहरा रहा है। रूस में कोरोना ने 2.25 लाख लोगों को निगल लिया। अमेरिका को उम्मीद थी कि कोरोना के मुद्दे पर उसे पुतिन का साथ मिलेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। रूस चीन से अपनी दोस्ती और मजबूत करने में जुट गया। अब तक रूस की सेना अगर किसी विदेशी जमीन पर युद्ध अभ्यास करती थी तो रूस के रक्षा मंत्री शामिल नहीं होते थे, लेकिन इस बार सर्जेई खुद चीन गए। ये बात अमेरिका को हजम नहीं हो रही। सिर्फ इतना ही नहीं, यह भी पहली बार था जब किसी वॉर रिहर्सल में रूस की सेना ने पीएलए के डेडली वेपन्स की टेस्टिंग की। इसका मतलब यह हुआ कि चीन अपना वॉर प्लान रूस के साथ साझा कर रहा है। तो बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या ये दोनों देश मिलकर अमेरिका के खिलाफ कुछ बड़ा करने वाले हैं? वॉर ड्रिल के खत्म होने के बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीन और रूस ने कहा कि उनका मकसद आसपास के इलाकों में आतंकवाद को कुचलकर शांति बहाल करना है। यह सीधा संकेत अफगानिस्तान में छिड़े गृह युद्ध को लेकर था, लेकिन अफसोस ये दोनों ही देश अफगान सरकार की मदद करने के लिए आगे नहीं आए। उल्ट्रा ड्रैगन तो महीनों से तालिबानी कमांडर्स को रिझाने में ही जुटा है। चीन और रूस दोनों इस्लामिक आतंकवाद के खतरे को जानते हैं। रूस के लिए चेचन्या और चीन के लिए उइगर एक टाइम बम की तरह है। मॉस्को और बीजिंग में इस बात को लेकर ज्यादा चिंता है कि अफगानिस्तान में होने वाली हिंसा अगर जिहाद का रूप बनकर उनके इलाके में पहुंच गई तो हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। भले ही अमेरिका इन दोनों का साझा दुश्मन हो, लेकिन अभी पुतिन और जिनपिंग की नजरों में अमेरिका पर चढ़ाई का वक्त नहीं। अभी फोकस सिर्फ तालिबान को साधने में है। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। यूपी से लेकर बिहार तक सैलाब से लाखों लोगों की लड़ाई जारी है। गंगा का पानी कई गांवों तक फैल चुका है और लोग अब सरकार के भरोसे किसी तरह से दिन बिता रहे हैं। पटना के करीब दियारा वाले इलाके में गांव डूब चुके हैं और नाव से जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है। लेकिन राहत की बात यह है कि यूपी के वाराणसी और प्रयागराज में अब गंगा का जल स्तर कम हो रहा है। माना जा रहा है कि इसका असर बिहार में भी जल्द दिखेगा और बारिश नहीं हुई तो जल्द ही लोगों को बाढ़ से मुक्ति भी मिलेगी। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। गंगा रौद्र रूप में है और गंगा किनारे रहने वाले लोग बेघर। गंगा की लहरें गांव को निगल रही हैं। जमीन डूब चुकी है और जहां गाड़ियां दौड़ती थी वहां नाव ही सहारा है। बिहार की राजधानी पटना के तमाम घाट पानी में डूब चुके हैं और गंगा नदी के करीब रहने वाले लोगों के घरों में पानी भर चुका है। इस वक्त हम राजधानी से दियारा इलाके की तरफ बढ़ रहे हैं, बिंद टोली। और देखिए रास्ते में जितनी बस्तियां पड़ रही हैं, क्या हालात हैं। कुछ जल समाधि ले चुकी हैं झोपड़ियां और जो कुछ कच्चे पक्के मकान हैं वो सब जल समाधि लेने को आतुर, और सिर्फ छत दिखलाई पड़ेंगे आपको। जहां गाड़ियां फर्राटे भरती थी वहां सिर्फ नाव ही सहारा है और इस नाव के सहारे झोपड़ियों यानी कि कुछ जो टोले हैं, कुछ जो गाँव हैं, उन गाँव इस वक्त जिस पानी के ऊपर हैं वहाँ कई झोपड़ियाँ
जल समाधि ले चुकी हैं और उन झोपड़ियों के ऊपर से हम गुजर रहे हैं। पटना के दियारा क्षेत्र की ये नियति रही है। सबसे पहले यही इलाका सैलाब की जद में आता है। सालों से यहाँ के तमाम गांव गंगा के कहर के गवाह बनते रहे हैं। इस बार भी लोग लाचार हैं। और देखिए किस तरह से चारों तरफ से जलमग्न और बीच में टापू की तरह ये बिंद टोली के लोग जो जब तक बर्दाश्त कर सकता था, जब तक पानी में उनका सर्वाइवल हो सकता था, तब तक वो रहे। लेकिन अभी तक लोग आ ही रहे हैं, घर जमा रहे हैं। सब वह वाला घर है, सब पानी हिल गया, डूब गया है। उधर वाला, हाँ, उस घर से आए हैं आप? हाँ, हिल गया। तब देख रहे हैं व्यवस्था की सब दहा जाएगा तो सामान उमान यहाँ पर ले आके शिफ्ट करे, है कि नहीं, किसी तरह से समय को काटा जाए। और क्या कहें सर। पूरा गांव ऊंची जगह पर शिफ्ट हो चुका है। खाने के लिए लंबी लाइन लगती है। ना बिजली है, ना पानी, ना ही खाना बनाने के लिए जरूरी सामान। कमर तक डूबे गांव से उजड़कर लोग ऊंचे स्थान पर चले तो आए हैं। गृहस्थी बसाने की जुगत में यहाँ पे हैं। गृहस्थी बच गई है, बस अब बस रही है। क्या खाना पीना यहीं बनेगा? खाना पीना खालसा में चल रहा है। खाना पीना वो खालसा में चल रहा है। यहाँ कोई साधन है कि कौची से बिना है? क्या क्या बचा? कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं। और जो रखा हुआ था गेहूं, मक्का? पानी में पानी घुस गया तो कहाँ से बनेगा? अब सूखेगा तबे ना। टीवीएन भारतवर्ष की टीम को देखकर लोगों के मन में भरोसा हुआ कि शायद अब सरकार की तरफ से और मदद पहुंचेगी। लेकिन फिलहाल लोग यही मना रहे हैं कि बारिश ना हो। दोपहर के बाद तक भोजन नसीब नहीं हुआ है। खिचड़ी और चोखा बना तो है, लेकिन जब बारी आए तसला भरे तो पेट भरे। और पेट इस छोटे बच्चे पर सिर्फ खुद के पेट भरने की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि घर में जो माता बहन जो पीछे झोपड़ी में रह गई हैं, जो गृहस्थी बसाने में लगी हुई हैं, उनको भरने की भी जिम्मेदारी है। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में देखिए किस तरह से ये कटोरे हैं, दोने हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को आरा और सारण जिले के बाढ़ पीड़ित इलाकों में गए। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने का काम जारी है। मुश्किल ये है कि सिर्फ गंगा ही नहीं, बल्कि सोन, गंडक समेत उत्तर बिहार की तमाम छोटी बड़ी नदियों में एक साथ जलस्तर बढ़ गया है। त्रासदी के बीच राहत की खबर प्रयागराज से आई है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद और वाराणसी में गंगा का जलस्तर घटने लगा है। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी के जलस्तर घटने का मतलब एक बहुत बड़े इलाके को सैलाब के दर्द से आजादी मिलना है। जब पानी नीचे घटता है, पानी नीचे उतरता है, तो उस समय बीमारियां, संक्रमण से जनित जो बीमारियां होती हैं वो फैलने लगती हैं। तो उसका खतरा भी है। राहत की बात उत्तर प्रदेश के लिहाज से है कि अब गंगा नदी में पानी कम होने की ओर है। इसके अलावा यमुना नदी में भी जो जहां पर केन बेतवा का पानी आ रहा था, उसके चलते यमुना भी उफान पर थी। तो अब यमुना के पानी में भी जो उतरान है वो देखने को मिल रहा है। प्रयागराज में पानी घटने का असर बिहार के बक्सर में देखा गया। अगर बारिश नहीं हुई तो उम्मीद यही है कि रविवार से बिहार के तमाम इलाकों में भी पानी निकलने लगेगा और गंगा की उफनती लहरों की रफ्तार थोड़ी मध्यम पड़ेगी। सैलाब से परेशानी सिर्फ उन लोगों को नहीं जो गंगा के करीब रहते हैं। गंगा के सहारे ही अपना घर चलाने वाले और कमाने वाले भी परेशान हैं। गंगा में जब पानी बढ़ता है, बाढ़ जैसे हालात बनते हैं, तो सबसे ज्यादा परेशानी नाविक लोगों को होती है। उनकी नावें बंद हो जाती हैं। प्रशासन एहतियाती तौर पर गंगा में उन पे जाने पर रोक लगा देता है। तो क्या दिक्कतें हो रही हैं? बाढ़ का जलस्तर तो कम होने लगा है, लेकिन अभी हम लोग को दिक्कत बहुत है। कैसी दिक्कतें आती हैं आपको? अभी समय कमाई नहीं है, घर का दिक्कत है ही है। अच्छा। हालांकि वाराणसी में अभी भी कई इलाकों में पानी भरा हुआ है और राहत और बचाव का मिशन जारी है। वाराणसी और प्रयागराज के बाद ही गंगा की एंट्री बिहार में होती है, इसलिए इन दोनों जगहों का जलस्तर कम होना बिहार के लिए एक अच्छा सिग्नल है। विंध्याचल धाम के दूसरी तरफ हरसिंहपुर गांव भी बाढ़ में डूबा हुआ है। गांव के हजारों लोग मुसीबत में घिरे हैं। सैकड़ों मकान पानी में डूब चुके हैं। इन इलाकों में गंगा का पानी कम होने से लोगों में खुशी, क्योंकि कई परिवार कई दिनों से छत पर रह रहे हैं। गांव के कई परिवार घर से दूर हैं। लगातार पानी में डूबने की वजह से घर गिरने का भी ज्यादा खतरा है। इटावा के चक्करनगर में लोग शमशान में रहने को मजबूर हैं। बाढ़ की वजह से कई लोगों का घर पानी में बह गया है, जिसके बाद ऊंची जगह और छत की तलाश में लाचार लोग शमशान तक आ गए।
अचानक रात के बाढ़ आई, हमने जानी समझी नहीं। 3 बजे रात छेरियन की मैं की आवाज़ सुनाई दी। हमने कहा बात देखे, हमारे खटिया के नीचे पानी भरा, तो जिसमें 3-4 तो हमारी बकरी बह गई हैं। तो यहाँ किस जगह पे आके रह रहे हैं? ये शमशान घाट है, यहाँ भी साफ मिट्टी आती है, तो किसी से हम लड़ाई झगड़ा नहीं, खूब मिट्टी जलाते वाले जलाते, हम यहाँ अपना खाना खा रहे पी रहे। शमशान घाट पे का खेत में रह रहे थे तो बाढ़ भरे आई, बच्चे हैं छोटे छोटे, निस दिन मजूरी करने वाले, जहाँ मजूरी मिल जात करके बच्चन को पेट पार रहे हैं। तो घर में बाढ़ भर गई 3 बजे, तो हमने सामान जितना उठाया जब तो उठाया पाओ, कछु बुकरियाँ वहीं बह गई, रोए के अपने घरे आ गई। अब सांसद रामशंकर कठेरिया ने शमशान में रह रहे ज्ञान सिंह के परिवार से बात की और उनको हर मुमकिन मदद देने का भरोसा दिया। श्रावस्ती में एक बार फिर राप्ती ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। श्रावस्ती के कई गांवों में अब सैलाब है, लोग घर की छतों पर रह रहे हैं। राप्ती में उफान के साथ ही मूसलाधार बारिश भी हो रही, जिससे मुसीबत और बढ़ गई। श्रावस्ती जनपद में राप्ती के साथ पहाड़ी नालों में भी इस वक्त बाढ़ आ गई है। फिलहाल राप्ती इस वक्त खतरे के निशान से 40 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिससे राप्ती के तट पर बसे गांवों को खतरा है। बारिश और हुई तो निश्चित ही कई गांवों को बाढ़ का सामना करना पड़ेगा। प्रयागराज से मनीष यादव और पटना से रुपेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। सोशल मीडिया में एक वीडियो बहुत जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक भारी भरकम जहाज 2 हिस्सों में टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वीडियो फर्जी है, जबकि कुछ लोगों का दावा है कि वीडियो जापान के एक बंदरगाह का है और असल है। आखिर क्या है वायरल वीडियो का सच? इस रिपोर्ट को देखने के बाद सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। समंदर में ऐसा हादसा आपने शायद ही कभी देखा होगा। 40,000 टन वजनी जहाज की ऐसी हालत हो गई है कि जो भी ये वीडियो देख रहा है वो चौंक जा रहा है। जिस जगह ये भीषण एक्सीडेंट हुआ है वो जगह जापान के उत्तरी हिस्से में है। हादसे के वक्त जहाज पर 21 क्रू मेंबर सवार थे, लेकिन राहत की बात यह रही कि जहाज के 2 फाड़ हो जाने के बाद भी किसी की जान को नुकसान नहीं पहुंचा। हादसा 12 अगस्त को हुआ। क्रिम्सन पॉलरिस नाम का यह जहाज वुड चिप्स लेकर हैचिनो बंदरगाह के पास पहुंचा ही था कि इसके निचले हिस्से में क्रैक आ गया। क्रैक बढ़ा तो जहाज कुछ यूं 2 हिस्सों में बंट गया। इस दुर्घटना के बाद तकरीबन 24 किलोमीटर तक समंदर में तेल फैल गया, जो इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है। पिछले साल 25 जुलाई को भी इसी तरह से जापान का एक जहाज सुर्खियों में आया था। वाकाशियो नाम का जहाज चीन के तियानजिन पोर्ट से ब्राजील जा रहा था। तभी रास्ते में एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया। जहाज 2 टुकड़ों में बंट गया और इतना तेल का रिसाव हुआ इस जहाज से कि मॉरिशस में इमरजेंसी जैसे हालात हो गए। लेकिन 25 जुलाई 2020 की तुलना में 12 अगस्त 2021 का वीडियो कहीं ज्यादा शॉकिंग है। ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो चुका है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बंदरगाह के करीब जहाज किसी ऐसी जगह पर पहुंचा होगा जहां पानी कम था, जिसकी वजह से वो समंदर में फंस गया और निकलने की जुगत में हादसे का शिकार हो गया। सूत्रों के मुताबिक ये जहाज हादसे का शिकार ना होता, लेकिन कहते हैं किस्मत से कोई नहीं जीत सकता। यह हादसा तो होना ही था। इस जहाज को 11 अगस्त को ही रवाना होना था, लेकिन मौसम खराब होने के चलते इसे पोर्ट से 4 किलोमीटर दूर रुकना पड़ा और इसी चक्कर में जहाज का एक्सीडेंट हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। 15 अगस्त भारतवर्ष के इतिहास की सबसे सुनहरी तारीख। अब इस तारीख में एक और गौरवशाली अध्याय जुड़ने जा रहा है। वो ये कि अमेरिका के टाइम स्क्वायर पर सबसे बड़ा तिरंगा फहराया जाएगा। हालांकि बीते साल भी आज़ादी के पावन पर्व पर ऐसा किया गया था, मगर इस बार आयोजन खास है। इतना ही नहीं, एम्पायर स्टेट भी तिरंगे की रोशनी में जगमगाएगा। आखिर कैसी है अमेरिका में हिंदुस्तान के जश्न आज़ादी की तैयारी, आप खुद देखिए। अमेरिका के टाइम स्क्वायर पर 15 अगस्त को अब तक का सबसे बड़ा तिरंगा फहराया जाएगा। यूएस में भारतीयों के संगठन FIA ने आज़ादी की 75वीं सालगिरह पर 6 फुट लंबा और 10 फुट चौड़ा तिरंगा फहराने का ऐलान किया है। न्यूयॉर्क में काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया रणधीर जायसवाल 25 फीट के खंबे पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। 15 अगस्त के दिन टाइम स्क्वायर पर
स्वतंत्रता दिवस से जुड़े मैसेज डिस्प्ले किए जाएंगे। इसके अलावा 15 अगस्त को भारतीय झंडे का बिलबोर्ड दिन भर डिस्प्ले किया जाएगा। एम्पायर स्टेट की बिल्डिंग भी तिरंगे की रोशनी से जगमगाएगी। अमेरिकी अधिकारी और भारतीय समुदाय के लोग हडसन नदी पर क्रूज सेलिब्रेशन में शामिल होंगे। बीते साल भी FIA ने टाइम्स स्क्वायर पर तिरंगा फहराया था। ये पहला मौका था जब टाइम्स स्क्वायर पर तिरंगा फहराया गया। FIA ने बताया कि वो हर साल टाइम्स स्क्वायर पर तिरंगा फहराएंगे और इस परंपरा के साथ आजादी का जश्न मनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। चीन जिस पाकिस्तान को अपना आयरन ब्रदर मानता है, जिस चीन से पाकिस्तान की दशकों पुरानी दोस्ती है, दोस्ती में दगा करने वाले पाकिस्तान को चीन अब धुआं करने की ठान चुका है। ड्रैगन किसी भी वक्त पाकिस्तान को सबक सिखा सकता है। देखिए भड़का चीन कैसे पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने निकला है और इमरान खान को सीधा बीजिंग तलब किया गया है। आज पाकिस्तान का परमाणु बम वाला अहंकार चूर चूर होगा। आज कठपुतली खान की सांसें धुआं धुआं होंगी। आज इमरान खान की हेकड़ी खंड खंड होगी। जरा सोचिए, जो पाकिस्तान चीन के शह पर भारत को आंखें दिखाता रहा है, आज वही पाकिस्तान चीन के सामने गुहार लगा रहा है, सिर झुकाकर दोस्ती की दुहाई दे रहा है। लेकिन चीन आखिरकार चीन है। बीजिंग के लाल बादशाह के लिए ना तो कोई दोस्ती मायने रखती है, ना ही कोई संबंध। उसके लिए सिर्फ एक ही बात सबसे ऊपर है, वो है चीन का स्वार्थ, चीन का फायदा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास वो तस्वीरें हैं जिससे साबित होता है कि इमरान को नाराज जिनपिंग ने तलब किया है और ये संदेश खुद चीन के राजदूत नोंगरोंग ने इमरान खान को दिया है। तस्वीरों में भी दिख रहा है कि चाइनीज एम्बेसडर नोंगरोंग इस्लामाबाद में इमरान खान को सीधे जिनपिंग का संदेश सुना रहे हैं और ये सब दोनों देशों के डेलीगेशन के सामने हुआ। तभी तो मीटिंग में इमरान खान ने भरोसा दिया और कहा कि पाकिस्तान और चीन एकजुट है और शत्रुतापूर्ण ताकतें दोनों देशों के बीच इस अटूट दोस्ती को कमजोर नहीं कर पाएंगी। हालांकि इस मीटिंग के बाद पाकिस्तान ने औपचारिक बयान भी जारी किया। चाइनीज एम्बेसडर नोंगरोंग से हुई मुलाकात को द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने वाला और आपसी सहयोग बढ़ाने वाला बताया। ये भी कहा कि इस मीटिंग में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी CPEC पर भी चर्चा हुई। लेकिन सच ये है कि तालिबान को लेकर पाकिस्तान पर अमेरिकी दबाव है। अमेरिका पाकिस्तान को लगातार तालिबान से दूरी बनाने के लिए कह रहा है। साथ ही पाकिस्तान से बलूचिस्तान में अमेरिकी बेस बनाने की डील करना चाहता है। पाकिस्तान तैयार है, लेकिन पेच चीन ने फंसा रखा है। चीन ने इस्लामाबाद को सीधे और साफ साफ कह दिया है, अमेरिका से दूर रहो वरना ईरान की पेशी बीजिंग में होगी। चीन ने पाकिस्तान को धमकाया है। ड्रैगन के साथ हुए सबसे बड़े विश्वासघात की याद दिलाई। 13 जुलाई को पाकिस्तान में हुए आतंकी हमले में 13 चीनी मारे गए थे, लेकिन पाकिस्तान इसे हादसा बताकर चीन को गुमराह करता रहा। लेकिन चीन ने जब स्पेशल फोर्स पाकिस्तान भेजी तो पाकिस्तान के पाखंड से पर्दा उठा। इन्वेस्टिगेशन में हमले के तार पाकिस्तान के पालतू आतंकियों से जुड़े, इसलिए चीन को पाकिस्तान के भरोसे पर बेहद कम भरोसा है। लिहाजा चीन इमरान को पेशी की धमकी दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। दुनिया कोरोना के नए स्ट्रेन से दहशत में है और इस बीच पता चला है कि सिर्फ हवा से फैलने वाला ही नहीं बल्कि पानी में घुलने वाला वायरस भी मौजूद है। हालांकि समुद्र में इस वायरस के रहने की वजह से इंसानों पर ज्यादा खतरा नहीं है, खतरा समुद्री जीवों को है। ये वायरस अमेरिका हवा में डिटेक्ट हुआ है, वहां डॉल्फिन रहती हैं। माना जा रहा है कि वायरस से डॉल्फिन और व्हेल मछलियों को बड़े पैमाने पर मौत हो सकती है। डॉल्फिन पर अदृश्य खतरा, किलर व्हेल की जान लेने वाला ताकतवर दुश्मन, समंदर के पानी में घुला एक ऐसा वायरस जिसकी वजह से डॉल्फिन और व्हेल के शवों का अंबार लग सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के वैज्ञानिकों ने एक स्टडी के बाद दुनिया के लिए चेतावनी जारी की। स्टडी में पता चला कि अमेरिका के करीब समंदर के पानी में एक घातक वायरस तेजी से फैल रहा है। ये वायरस वैसा ही है जैसा वायरस इंसानों में मिजलिस और स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियां फैलाता है। हवाई के समुद्री तटों के करीब डॉल्फिन और व्हेल की कई प्रजातियां रहती हैं। यहाँ इंसुलर फॉल्स किलर व्हेल भी जो लुप्त होने की कगार पर है। माना जाता है कि इनकी तादाद सिर्फ 200 रह गई। वायरस की वजह से प्रजाति हमेशा के लिए खत्म हो सकती है।
वैज्ञानिकों के मुताबिक नया वायरस कैटासिनी मोरबिली वायरस का नया स्ट्रेन है। वायरस की वजह से ऑस्ट्रेलिया में 50 डॉल्फिन और ब्राजील में 200 से ज्यादा डॉल्फिन की मौत हो गई। माना जा रहा है कि नया स्ट्रेन पहले से ज्यादा घातक हो सकता है। वायरस का पता तो चल चुका है, लेकिन अब ये पता लगाना है कि क्या मछलियों में इस वायरस से लड़ने की क्षमता है या नहीं। वैज्ञानिक अब डॉल्फिन्स का एंटीबॉडी टेस्ट करने की योजना बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।